नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं अशोक पोडवरे आज आप लोगों को शनिवार के सीरीज में प्रतियोगिता परीक्षा व रोजगार के संबंध में जानकारी व समकालीन घटनाओं के संबंध में जो मेरी श्रृंखला चल रही है, आज का मेरा विषय है कलेक्टर कैसे बने। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें मुख्य है सिविल सर्विस परीक्षा, जिसमें मुख्य रूप से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरए अर्थात आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विस। इन एग्जाम के अतिरिक्त 24 प्रकार के एग्जाम का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे पद हैं आईएएस, जो इससे कलेक्टर्स बनते हैं, आईपीएस जिससे पुलिस एसपी, डीएसपी व एसपी बनते हैं। तो इन परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा युवा वर्ग इस परीक्षाओं के लिए सबसे आकर्षित है और ये पद भी इतने महत्वपूर्ण है, सम्माननीय है, रौबदार है कि हर युवा चाहता है कि मैं कलेक्टर बनूं, मैं एसपी बनूं और बड़े बड़े प्रशासनिक पद पे पदस्थ हूं। तो इनके लिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित जो योग्यता रखी गई है के अतिरिक्त एक व्यक्ति में कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए। अगर आप में वो निम्नलिखित गुण उपस्थित है तब आप इस आईएएस परीक्षा के योग्य हैं या इस परीक्षा में आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस पद पर बैठ सकते हैं जिसके लिए आप सपना देख रहे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व क्षमता। आप में एक नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक क्षमता, आप में प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता और आप एक नॉलेजेबल व्यक्ति होने चाहिए। आप एक कर्मठ अर्थात आप में काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको काम करने के लिए उत्साहित होना चाहिए और साथ में आपको ईमानदार होना होगा। आप में नैतिकता के गुण होंगे और आप में देशभक्ति के गुण हैं। तभी आप ये निम्न गुण अगर आप में समाहित है तो आप अवश्य क्या बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या एसपी बन सकते हैं। तो इनके लिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित योग्यता रखी गई है उसके अतिरिक्त ये गुण आपको अनिवार्य है। तो ये महत्वपूर्ण परीक्षा है, कठिन परीक्षा है। इसके लिए हमें विभिन्न स्थितियों से गुजर कर जाना होता है, तभी हम इस पद पर पहुंचते हैं। तो हमें किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होगी, इसमें किस प्रकार से एग्जाम्स होती है, क्या सिलेबस होता है, इसकी सैलरीज क्या होती है, इसमें क्या पद प्राप्त होता है, कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, परीक्षा का स्तर कैसा होता है, इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी दे रहा हूं। तो सर्वप्रथम इसके लिए जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके लिए जो निर्धारित योग्यता रखी गई है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, ग्रेजुएशन, एनी सब्जेक्ट, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप मेडिकल से ले सकते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग से, चाहे आप कॉमर्स की डिग्री हो, चाहे आर्ट्स की डिग्री हो या साइंस की डिग्री हो, एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें कोई भी परसेंटेज की निर्धारण नहीं है।
चाहे आप थर्ड डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, फर्स्ट डिवीजन, मतलब इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं रखा गया है। ओनली फॉर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसमें एज लिमिट तो कम से कम 21 वर्ष, जनरल के लिए कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 32 ईयर्स, 32 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अर्थात 35 वर्ष। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 37 ईयर्स आपको मिलेगा। और इसके अलावा अन्य के लिए शासन के द्वारा जो भी निर्धारित नियम होगा उसके अनुसार आपको छूट का प्रावधान होगा। इसके अलावा इसमें अटेम्प्ट की संख्या है, हम कितने भी बार एग्जाम नहीं बैठ सकते हैं। तो जनरल स्टूडेंट के लिए इसमें 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, आप 6 बार एग्जाम बैठ सकते हैं। अगर आप ओबीसी आदि के कैंडिडेट हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। और अगर एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए जब तक आपकी इसके लिए उम्र है, अर्थात 37 वर्ष तक, आप कितने भी बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी सैलरी क्या है, तो इसके संबंध में अगर आप आईएएस परीक्षा सेलेक्ट होते हैं या आईएएस बनते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम आपकी नियुक्ति जो होगी, जिस स्टेट के आप कैडर्स में जाएंगे वहां पर आपको सबसे पहले आपको एसडीएम या डीएम के पद पर नियुक्ति मिलेगी। 4 से 5 वर्ष के बाद आप कलेक्टर्स बनेंगे और कलेक्टर्स के बाद आप क्या बनते हैं, सचिव बनेंगे। और सचिव के बाद आप कहां जाएंगे, कैबिनेट सचिव बनते हैं। उसके अलावा आप मुख्य सचिव बनेंगे तो आप चीफ सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। तो इसकी जो सैलरी है एसडीएम डीएम कलेक्टर की सैलरीज है लगभग आपका 50,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। और सेक्रेटरी जो है, सचिव है, उनकी सैलरी है 1 लाख से 2 लाख के बीच में। अगर आप मुख्य सचिव तक जाते हैं तो उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए। और अगर आप कैबिनेट सचिव बनते हैं सेंटर में तो वहां पे आपकी इनकम है 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा बहुत सी आपको सुविधाएं मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से आपको गाड़ी मिलेगी, गार्ड्स मिलेंगे, बंगला मिलेगा और विभिन्न प्रकार की आपको शासन की ओर से सुविधाएं प्राप्त होती है। तो इतनी सुविधा और इतना अच्छा पेमेंट है तो स्वाभाविक है कि इस परीक्षा में सबसे अधिक लोग इस परीक्षा के लिए परीक्षा में अपेयर होते होंगे, परीक्षा में बैठते होंगे। हाँ, आपने सही सुना है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठते हैं। तो उनके परीक्षा में बैठने का या परीक्षा का क्या क्या प्रोसीजर है, तो ये परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसकी वैकेंसी निकलती है तो उस वैकेंसी के साथ में आपको अधिसूचना जारी होती है, जिसमें इस साल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी नियम, सिलेबस, एज आदि जो तय किया गया है उन सब का उल्लेख होता है। नियुक्ति होने, आवेदन आने के, अपना वैकेंसी आने के आपको 1 महीने का समय मिलता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं तो उसके पश्चात कम से कम लगभग मई से जून में आपको आवेदन करने के बाद आपको 3 परीक्षाओं से गुजरना होता है। तो जिसमें आपकी क्या परीक्षा होगी, पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है, जो मुख्य रूप से आपकी परीक्षा होती है मई या जून में ली जाती है। उसके 4 महीने के पश्चात सितंबर अक्टूबर में मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद जनवरी फरवरी में आपके क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। तो प्रारंभिक फॉर्म भरने से लेकर के नियुक्ति होते तक कम से कम हमको 1 से 1.5 वर्ष का समय लगता है। तो इस शासन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रियाओं में हमको जब हम परीक्षाओं में बैठेंगे तो इसमें क्या सिलेबस होगा और किस प्रकार की परीक्षा होगी, तो ये हमको जानना जरूरी है। क्योंकि इस पद के लिए वेल क्वालिफाइड केवल ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो बहुत पढ़ंतु हैं, अर्थात केवल उनको अच्छे परसेंट है, मेरिट में है।
या ऐसे ही बच्चे भी नहीं चाहिए जो रट्टू तोता है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग को ऐसे व्यक्ति चाहिए जो तत्काल निर्णय लेने में सक्षम हो और सभी सर्वगुणों से भरपूर। तो सभी गुणों को अपने अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, लाने के लिए आपको विभिन्न कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा और संघ लोक सेवा आयोग आपको कड़ी से कड़ी परीक्षा लेकर के छान करके आपको लेगी। तो आपको किन किन परीक्षाओं से गुजरना होगा, तो आपको मैं उन परीक्षाओं का स्टेप, पेपर, समय और सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले परीक्षा हमारी होती है प्रारंभिक परीक्षा, होती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है आपका जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का। इसमें जो सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं और वर्तमान में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके संबंध में आपको प्रश्न पूछता है। इसके लिए तैयारी के लिए आपको प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर, अच्छे जो टॉप लेवल के पेपर है जिसमें द हिंदू है, इंडिया टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, नव भारत टाइम्स है, उस पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका संपादकीय और जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम घट रही है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज की बुक्स आदि आती है, वहां से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसका सेकंड पेपर जो होता है वो होता है आपका सी सेट कहा जाता है। ये सी सेट पेपर जो होता है ये क्वालिफाई टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसको पास करना अनिवार्य होता है। और ये पेपर आप लोगों को मैंने इसके पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए जो आवश्यकता पड़ती है वही सब प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, अर्थात जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 पेपर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इन 4 पेपर जो होते हैं 80 नंबर के, 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। इस परीक्षा में आपको 33% लाना अनिवार्य है। अगर आपका इसमें क्वालिफाइड टेस्ट है, अगर इसमें 33% आ जाएगा तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। और फर्स्ट पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का होता है, तो इस पेपर से ही मेरिट लिस्ट तय होती है। केवल आपका पेपर जिसको सी सेट कहते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, पहले यही पेपर चेक होगा। अगर इसमें आपको 33% नहीं आते हैं तो आपको पहला वाला पेपर चेक नहीं होगा, क्यों ना आप 200 में 200 क्यों ना ला लिए हो। तो इसलिए इस पेपर को पास करना अनिवार्य है। और ये दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव है। आप जितना राइट किए हो और जितना गलत किए हो उसका 1/3 राइट में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो इसमें अगर आपने पहले पेपर में अगर आपने क्वालिफाई कर चुके हो और फर्स्ट पेपर में आपने शासन के संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कट आउट डिक्लेयर किया गया है उस कट आउट से अगर आपके अधिक नंबर आ गए हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा में आप पात्रता रखेंगे। तो ये मुख्य परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का प्रश्न होगा और कैसे लिखा जाएगा। तो पहला पेपर जो हमारा था, प्रिलिमिनरी जो परीक्षा थी, प्रारंभिक परीक्षा थी, वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसमें 4 ऑप्शन मिल रहा था, किसी एक ऑप्शन का आपको आंसर देना था। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, आपको आंसर लिखित में देना होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी स्टडीज करनी पड़ती है। तो कौन कौन से पेपर होते हैं और कितने नंबर के होते हैं, इसमें आपको लिखने के लिए कितना समय मिलता है और टोटल कितने मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले ये जो पेपर्स होता है मुख्य परीक्षा, उसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 पेपर से मेरिट लिस्ट बनती है और 2 पेपर जो हमारे होते हैं कंपलसरी होते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। जब उस पेपर को आप पास करते हैं तभी आपके अन्य 9 पेपर चेक होंगे, अन्यथा आपके यहां भी पेपर चेक नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा पहला होता है कंपलसरी पेपर, अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिसका पास होना आपके लिए नेसेसरी जरूरी है। उसमें पेपर फर्स्ट होता है इंग्लिश। यहां पर आपको पहला पेपर कंपलसरी सबके लिए है इंग्लिश।
इंग्लिश 300 मार्क्स का होगा, 300 अंकों का होगा। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और इसमें आपको कम से कम 25% मतलब 75 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आपको 75 अंक नहीं मिल रहा है तो आपके अन्य पेपर का कोई भी चेकिंग नहीं होगा। इसका सेकंड पेपर होता है एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय भाषा। तो हमारी सूचना हमारी अपना लिस्ट है, सूची है कि भारतीय भाषाओं की धारा 8 के अंतर्गत, तो उस सूची में से मान्यता प्राप्त भाषाएं डिक्लेयर की गई है। तो उन मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को, एक लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। जैसे उसमें गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, आसामी है ना, हिंदी है, उर्दू है। इस प्रकार की उस लिस्ट में जितने भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनमें से किसी एक लैंग्वेज को लेना है। तो जनरली नॉर्थ इंडिया के हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट क्या लेते हैं? हिंदी लेते हैं। और साउथ इंडियन साइड के अपनी अपनी क्या लेते हैं? भाषा लेते हैं। तो आपने जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट की हो उसका भी आपका जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 25% लाना कंपलसरी है, मतलब 75 अंक लाना अनिवार्य है। तो आपके 2 कंपलसरी पेपर है, एक अनिवार्य इंग्लिश, आप कहीं के भी हो, किसी भी क्षेत्र के हो, इंग्लिश पेपर आपको कंपलसरी देना है जिसपे 75% नंबर लाना है। और सेकंड हमारा है एनी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी भारतीय भाषा जो मान्यता प्राप्त है, सूची में है, तो उनमें से किसी एक भाषा को आप लेंगे। उस एक भाषा में भी आपका 300 नंबर का होगा जिसमें आपको 25% लाना है। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी आपके आगे के पेपर, अगले जो 7 पेपर है जिससे मेरिट लिस्ट बनती है, वो आपके पेपर चेक किए जाएंगे, अन्यथा नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। इसलिए इसको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। तो जनरली क्या होता है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इंग्लिश कठिन जाता है। इसलिए आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा इंग्लिश कीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हिंदी भाषा जो जाती है कठिन जाती है। इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ बनाएं। तो एक कंपलसरी पेपर था, 2 पेपर थे, 600 नंबर के थे। ये मेरिट लिस्ट में नहीं जाएगी, केवल इसको क्वालिफाई करना है। अगले हमारे जो 7 पेपर हैं उनमें मेन हमारे 4 पेपर है जनरल स्टडीज के, सामान्य अध्ययन के। प्रत्येक पेपर जो हमारा है 250 नंबर का है और इस तरह 4 जो हमारे जीएस के पेपर है टोटल 1000 नंबर के हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इन पेपर में GS1, GS2, GS3, GS4 के नाम से ये पेपर जाने जाते हैं। तो आपको जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा? तो इसका जो सब्जेक्ट है इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व समाज का इतिहास व भूगोल। GS2 हमारा जो है उसमें आता है शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और GS3 जो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैविकता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंध। और GS4 है नैतिकता, अखंडता और योग्यता। तो ये हमारे 4 पेपर जो हैं ये कितने मार्क्स के हैं? 250 नंबर के हैं, कुल 1000 नंबर के हैं। और इसका क्षेत्र विस्तार है, बहुत विस्तार है। इसके लिए जितनी मेहनत करोगे उतनी इसमें कम है, तभी ये ज्ञान हमको हासिल हो पाएगा। उसके पश्चात आपके पेपर हमारे होते हैं, इसमें वैकल्पिक पेपर होता है। आपको एक चॉइस दिया जाता है, एक ऑप्शन है। 26 पेपर हैं जिसमें से आप कोई भी एक पेपर, एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो। जिसमें अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपका कोई सब्जेक्ट रहा है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट से मुझे उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ते हैं और सिलेक्ट होने वाले बच्चों के इसी में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, तो इसलिए आप ऐसे सब्जेक्ट को चॉइस कीजिए जो आपको अधिक से अधिक नंबर दिला सके। तो अधिकतम बच्चे इसमें लेते हैं हिंदी साहित्य लेते हैं, अंग्रेजी साहित्य लेते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के साथ ही वो सब्जेक्ट हमारा ये जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के 4 पेपर को भी कवर करे, तो और हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद
हो सकता है। तो उनमें हमारे हिस्ट्री है, इतिहास है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, और आपका भूगोल है, अर्थशास्त्र है, कॉमर्स है। ऐसे हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट है, 26 विषय है। इस 26 विषय में से कोई भी आप एक विषय को सिलेक्ट कर लीजिए और उस विषय के 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। पेपर फर्स्ट आपका 250 अंकों का होगा और पेपर 2 भी 250 अंकों का, मतलब कुल मिलाकर के 500 अंकों के पेपर आपके पूछे जाएंगे। तो ये 2 पेपर हो जाएंगे और ये 3 कितने हो गए, 6 पेपर हो गए। और 7वां पेपर जो होता है एसे राइटिंग का, निबंध का, तो आपका ये पेपर होता है 250 नंबर का होता है। आपको 2 ऐसे पूछे जाएंगे, 125 और 125 अंकों के 2 ऐसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इस ऐसे वाले पेपर में भी आपके कितने हैं, 250 मार्क्स है। तो इस तरह से आपका कितना हुआ, आपका जीएस वाले पेपर में आपका कितना मांगा हो रहा है, 1000, वैकल्पिक विषय में 500 और आपका निबंध में कितना हुआ, 250। 1750 अंकों के ये प्रश्न पत्र आपको पूछे जाएंगे, जिसमें अधिकतम नंबर आपको लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और उसके पश्चात आप इसमें कटआउट में आ जाते हैं, निर्धारित नंबर तक आप आ जाते हैं, तो आप इसमें भी क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। और जब इसमें सिलेक्ट होते हैं तो अगला स्टेज जाता है आपका इंटरव्यू साक्षात्कार, और इस इंटरव्यू में भी 750 अंक पूछे गए हैं। तो इसमें अब तक आपको प्रश्न पत्र में आपसे सभी जानकारी ले ली गई, इंग्लिश का नॉलेज ले लिया गया, आपकी लैंग्वेज का नॉलेज ले लिया गया है, पूरे देश विदेश के ज्ञान का नॉलेज ले लिया गया है, किसी एक सब्जेक्ट में भी आपको पूरा ज्ञान ले लिया गया है। अब आपसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके व्यक्तित्व को परखा जाएगा कि आपके बोलने की क्षमता कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, आप किस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, और उसमें भी हमारे 275 अंक है। फिर उसके पश्चात 1750 और 275 इन दोनों के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, और जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें से टॉप 100 जो होते हैं वो क्या बनते हैं, IAS बनते हैं, और उसके बाद के 40 से 50 जो है वो क्या बनते हैं, IPS बनते हैं, और उसके बाद के जो 40 बनते रहते हैं वो आपके क्या बनते हैं, IFS बनते हैं, और उसके बाद के जो होते हैं IRS, और इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज है, इंडियन सर्विसेज, वहां पे आपकी नियुक्ति होती है। तो इस प्रक्रिया में गुजरने के लिए बहुत से बच्चे बैठते हैं। तो इनका सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए 1000 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, 1000 पद की हमारी क्या निकली है, वैकेंसी निकली है, उसमें 10 लाख लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं। तो जितने पद होते हैं उसके 15 गुना, 15 टाइम्स स्टूडेंट को मेन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका तात्पर्य है 10 लाख स्टूडेंट बैठेंगे तो मेन परीक्षा में कितने स्टूडेंट पहुंचेंगे, 15,000 स्टूडेंट पहुंचेंगे। तो 15,000 स्टूडेंट जब मेन में पहुंचेंगे तो उसके पश्चात इंटरव्यू के लिए जितने पद होते हैं उसके 4 टाइम्स, 4 गुना स्टूडेंट को लिया जाता है। तो 1000 पद है तो मतलब आपको कितने इंटरव्यू के लिए लेंगे, 4000। तो 15,000 जो बैठे थे उसमें से 4000 स्टूडेंट को किसके लिए लिया जाएगा, इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा, और उस 4000 में से 1000 स्टूडेंट को चुना जाएगा, 3000 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो ये बहुत कठिन परीक्षा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मेन में 2 बार निकाल चुके हैं, 3 बार निकाल चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर भी वो कट गए। तो इसका तात्पर्य यह है कि बहुत ही संघर्षपूर्ण कठिन एग्जाम है, इसके लिए भरपूर मेहनत की जरूरत पड़ती है। अगर आप इस परीक्षा को करना चाहते हैं तो आपको शुरू से ही मानसिक रूप से आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन, अगर आप 12th पास किए हैं तो 12th पास के साथ ही आप इसके लिए अपनी कोचिंग सिस्टम को, जितने भी मैंने बताया हूं कि आपको क्या क्या आवश्यकता है, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप ग्रेजुएट हो गए हैं और आप IAS बनना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 साल कंप्लीटेड इसकी फुल स्टडी करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर्स कहाँ माने जाते हैं? दिल्ली में माना जाता है। और दिल्ली में इसकी अच्छी कोचिंग्स होती है जिसकी फीस भी बहुत अधिक लगती है। 1 से 1.5 लाख के आसपास से ज़्यादा खर्चा आ जाता है। रहना खाने से लेकर के आपको 1.5 साल कम से कम दिल्ली में रहना होगा। अगर आप घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। आप सबसे पहले इसके सिलेबस को ले आइए और पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर को ले आइए, इनका फुल स्टडी कीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई की तैयारी कीजिए। और वर्तमान में वीडियो में यूट्यूब में कई सारे एकेडमियों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा दी गई है। कई जगह फ्री क्लासेस भी है, आप उनकी भी सेवा ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं और कलेक्टर बन सकते हैं। इसलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिसको सबको सूचना प्राप्त हो सके। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार के अन्य जो वीडियो आएंगे उसकी सूचना आपको मिलते रहे। इसके बाद में आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसके उत्तर कैसा लिखा जाता है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में सेपरेट मैं वीडियो बना करके आपको इसकी जानकारी दूंगा। नमस्कार।